Yesterday, I delivered a lecture, if you remember. How many students still remember? If you remember that in the beginning of the class that you had a little lecture on the vocabulary. What I told you, I was asking you basically the difference between evident and evidence, the difference between prove and prove, the difference between success and succeed, the difference between sorry, Confident was it? yeah, confident and confidence. So I mean, did you understand everything? Yes. आपको समझ आई थी कल का जो लेक्चर था कि वोकैबुलरी जो आपने प्रिपेयर करनी है, जो अपने नए वर्ड सीखने हैं इंग्लिश के, वो ब्लाइंडली नहीं करने, उसको आपने प्रॉपरली, सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि सिर्फ वो वर्ड्स आपने यूटिलाइज करने हैं, लर्न करने हैं, सीखने हैं जिसकी आपको जरूरत है। और किसकी जरूरत है? जरूरत उसी की होती है जो लाइक आप जब कोई भी जो तो प्रैक्टिस कर रहे हो स्पीकिंग की, लिसनिंग की, रीडिंग की या राइटिंग की। आपको पता है कि स्पीकिंग में और राइटिंग में आपको खुद सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना पड़ता है। तो जब आप अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर रहे होंगे, चाहे वो स्पीकिंग हो, चाहे वो आपकी हो राइटिंग, तो दोनों सूरतों में क्या होता है कि आमतौर पे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उर्दू में सोचते हैं और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं इंग्लिश में। तो ये जो उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में जो बीच में डिस्टेंस है और जो समझने के दी अमाउंट ऑफ टाइम यू टेक ना, सो इससे पता चलता है कि आपकी इंग्लिश में कमांड कितनी अच्छी है। आप जितनी इजीली ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उतनी ही आपकी ग्रिप अच्छी है। जितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मुश्किल हो रही है, इट मीन्स कि यू आर स्ट्रगलिंग विद वोकैबुलरी एंड द ग्रामर आल्सो, ठीक है, वो भी अफेक्ट करती है। तो वो मैंने आपको बताया था कि कोई भी वर्ड अगर आपका उर्दू में हो जिसकी इंग्लिश ना आती हो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कंसल्ट करें डिक्शनरी को जो उर्दू इंटू इंग्लिश हो, उसमें चेक करें कि इस वर्ड की इंग्लिश क्या है। मिसाल के तौर पे अगर आप ये कहना चाहते हैं कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो उस वक्त मेरा बहुत सा वक्त ज़ाया हुआ या मैंने बहुत सा वक्त ज़ाया किया, तो उसमें आप क्या कहेंगे कि अब इसमें, और उसके बाद अगर आप कहना चाह रहे हैं कि अभी मैं पछता रहा हूँ या पछता नहीं हूँ, तो उसमें आप क्या कहेंगे कि व्हेन आई वाज स्टडीइंग एट स्कूल आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम एंड नाउ आई क्या होगा, कौन सा वर्ड आएगा पछताने के लिए? मैंने बताया था पहले भी, रिग्रेट। आई रिग्रेट नाउ। अब अगर आपको ये वर्ड पछताने की इंग्लिश नहीं आ रही तो ये चेक करें कि पछताने को इंग्लिश में क्या कहते हैं। समझ आ रही है आप? तो ये एक प्रॉपर वे है। स्पीकिंग में भी ऐसे ही, स्पीकिंग में भी अगर बोलते हुए अगर आपको दिक्कत हो रही है, देखते कौन से उर्दू के वर्ड है जिनकी इंग्लिश नहीं आती, वो आप चेक कर। जब आप रीडिंग और लिसनिंग करेंगे, देयर यू विल हैव टू कम अक्रॉस विद सम डिफिकल्ट वर्ड्स, डिफिकल्ट वोकैबुलरी, क्योंकि वहां पर आपको खुद नहीं सेंटेंसेस बनाने पड़ते। लिसनिंग में आपको सुनना पड़ता है जो कुछ स्पीकर बोल रहा है, और रीडिंग में आपको पढ़ना पड़ता है जो ऑलरेडी पैसेज होता है रीडिंग के जो वर्ड में। तो उसमें जब आप पढ़ रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं, उसमें कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं जिनके मीनिंग नहीं आते हैं, तो ये उसको इग्नोर करना, उसको छोड़ देना और ओवरलुक करने से बेहतर है कि आप जो है उसको सीखें। वो वर्ड्स आप हाईलाइट कर लें ड्यूरिंग द टेस्ट, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। एंड के ऊपर जाके आप वो जितने वर्ड्स हैं जो डिफिकल्ट, वो सारे आप नोट डाउन करें अपनी नोटबुक में, और उसके बाद आप डिक्शनरी कंसल्ट करके देखें कि इसके फला वर्ड्स के क्या क्या मीनिंग है। तो इस तरीके से आपकी एग्जैक्टली जो वोकैबुलरी का लेवल ऊपर जाएगा। और इस तरीके से, क्योंकि आज जो प्रॉब्लम हुई है आपको दोबारा नहीं होगी इंशाल्लाह, क्योंकि वही वर्ड्स तकरीबन घूम फिर के आते रहते हैं। अगर आप नहीं सीखेंगे तो बार बार जब वो आएंगे वो आपको ट्रबल करेंगे। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो वर्ड्स हैं वो 8 टाइप्स के होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मैंने आपको कहा था कि वो अपने रिवाइज करते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, उसके बाद कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। तो ये ज़हन में रखें कि आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ड आप नया सीख रहे हैं तो उसकी कैटेगरी क्या है। ऐसा ना हो कि कोई वर्ड ऐसा हो जो बेसिकली हो नाउन, लेकिन आप उसको एज अ वर्ब यूज कर रहे हो सेंटेंस के अंदर। तो सेंटेंस के अंदर जो यूजेज होता है उसमें डिफरेंस होता है। जिसका अभी मैंने पूछा था कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंस पे क्या फर्क है। जहां पर कॉन्फिडेंट आएगा वहां पर कॉन्फिडेंट ही आना चाहिए, और जहां पर कॉन्फिडेंस की जरूरत है वहां पर कॉन्फिडेंस ही लगाना पड़ेगा। अगर इसको आप अदली बदली कर देंगे तो वो डेफिनेटली गलत होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि माई फ्रेंड इज अ कॉन्फिडेंट पर्सन,
माई फ्रेंड इज अ कॉन्फिडेंट पर्सन। यहाँ पर आप कॉन्फिडेंस पर्सन नहीं करते। यहाँ अगर आप कहते हैं कि माई यंगर ब्रदर्स कॉन्फिडेंस इम्प्रेस्ड मी अ लॉट, अब यहाँ पर कॉन्फिडेंस ही आएगा। समझ आ रही है आपको? तो इस चीज का आपने कहते ख्याल रखना है। उसके अलावा जो दूसरा स्टेप है वो है व्हेन यू आर मेकिंग सेंटेंसेस व्हाइल स्पीकिंग और राइटिंग, सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द ग्रामर। ग्रामर चेक होती है, आपकी ग्रामर चेक होगी। सेंटेंसेस चूंकि आपने खुद बनाने, जाहिर आप सीखेंगे तो आप कर सकेंगे। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि आप जो है वो ग्रामेटिकली मिस्टेक्स ना करें व्हेन यू आर स्पीकिंग इंग्लिश और व्हेन यू आर राइटिंग। तो उसके लिए क्या है कि आप टेंसेस जो हैं वो सारे कवर कर लें, ठीक है। और इसके अलावा जो है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, यानी आपको पता होना चाहिए पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं एक्टिव वॉइस से। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, फिर आते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, और उसके बाद फिर आते हैं मॉडल वर्ब्स। ये सारी चीजें जो होती हैं ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं आइल्स। समझ आ रही है आप? तो इसमें लिसनिंग में और रीडिंग में तो ग्रामर चेक नहीं होती, लेकिन आपकी स्पीकिंग में और राइटिंग में चेक होगी, क्योंकि आपने खुद सेंटेंसेस बनाने हैं। तो आज आपका राइटिंग का डे है। तो राइटिंग में बेसिकली आपको पता है कि जो टास्क 1 होता है उसमें चार्ट आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है। कोई ना कोई चार्ट होता है जिसको आपको करना पड़ता है डिस्क्राइब, और उसके अलावा एक ऐसे लिखना पड़ता है ऑन एनी गिवन टॉपिक। कोई भी टॉपिक देंगे वो टॉपिक उनकी मर्जी का होगा, वो आप चूज नहीं कर सकेंगे, कोई आपको ऑप्शंस नहीं देंगे। तो यू विल हैव टू चूज, आई मीन यू विल हैव टू राइट एन एसे ऑन एनी गिवन टॉपिक। तो टॉपिक कोई भी हो सकता है, तो वो इट विल बी इन द शेप ऑफ सेंटेंस और सेंटेंसेस, ठीक है। तो वो आपने सेंटेंस पढ़ के पहले अंडरस्टैंड करना है कि टॉपिक क्या है, टास्क आई मीन टाइप ऑफ ऐसे क्या है, उसके बाद आपने शुरू करना है। So now I'm going to take few questions from you about the essay writing. ऐसे के ऊपर मैंने आपको अगर याद हो तो लास्ट टाइम मैंने लेक्चर भी दिया था, उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है तो वो आप पूछ सकते हैं। और पहले मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा हमें राइटिंग के हवाले से, चाहे वो टास्क 1 हो चाहे टास्क 2 हो। तो उसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। पहले हम ऐसे की बात करते हैं। ऐसे राइटिंग में आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो आप उर्दू में पूछें या इंग्लिश में पूछें, चॉइस इज योर्स, ठीक है। सो आई गिव यू 1 minute to think of anything which you feel that is the most difficult for you when you are doing a writing test. So you will feel trouble. So you must ask me the question. It's up to you whether you want to ask me in English or Urdu. I will give reply to your question, because by learning, I mean, for learning, asking question is must. आपने अगर प्रॉपर सीखना है तो क्वेश्चंस आप पूछेंगे तो सीखेंगे। ये स्कूल्स में जो अक्सर स्टूडेंट्स जो है स्टैचू बन के बैठे रहते हैं, और उसका फिर प्रॉब्लम क्या आती है कि जब वो नहीं पूछते, ज़रा डाउट्स तो आते हैं जब कोई बंदा लेक्चर दे रहा है। तो जरूरी तो नहीं कि आपको 100% हर चीज जो है हर बार मुझे समझ आ रही है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समझने से कासिर होते हैं कुछ स्टूडेंट्स, लेकिन वो हिचकिचाहट की वजह से, कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से वो नहीं पूछ पाते। तो ये हैबिट फिर आपकी आगे भी चलती है, ये सिर्फ स्कूल में नहीं रहती। स्कूल में तो शुरू होती है ना, उसके बाद फिर आप कॉलेज में जाते हैं तो फिर भी हैबिट आपकी यही रहती है क्वेश्चन नहीं पूछना। फिर यूनिवर्सिटी में भी ये होता है, तो उसका नुकसान ये होता है कि वो फिर आप जब नहीं पूछते तो फिर वो आपको हर स्टेप के ऊपर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सो यू शुड टेक व्हाट आई शुड से दैट यू शुड टेक फुल यूज ऑफ इट, कि जितनी आपको फर्ज करें कि कोई भी टाइम मिलता है इन फॉर आस्किंग द क्वेश्चन, यू मस्ट नॉट वेस्ट दैट टाइम, यू शुड ट्राई टू मेक फुल यूज ऑफ दैट टाइम। समझ आ रही है आपको? तो आई गिव यू 1 minute, 1 मिनट में आपको दे रहा हूँ सोचने के लिए। आई विल टेक योर क्वेश्चंस 1 by 1, उसके बाद मैं आपको आंसर्स दूंगा, उसके बाद फिर आज का लेक्चर होगा, और फिर देन इंशाल्लाह यू विल स्टार्ट योर राइटिंग प्रैक्टिस। सो आई गिव यू 1 minute, 1 मिनट आपके पास है सोचने के लिए।
G, 1 minute go on, G. So ask me the questions, G. So I will start from this side first. So you can raise your hand and you can ask me the questions. In writing essay, any kind of difficulty or challenge you have to face. So I would answer your questions. कोई भी पूछ सकते हैं जी आप। शाबाश। बेल्स अगर आप पूछना चाहें। अगर फर्स्ट पार्ट में 20 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता है, वो कह रहे कि समराइज़ करें। अगर हमारे मतलब 25 मिनट लग जाते, 26 मिनट लग जाते, तो हम कैसे सेकंड पार्ट में टाइम मैनेज करेंगे? अगर हम उसमें 180 वर्ड्स कंप्लीट करें और 190 कंप्लीट करें तो हमारा इवेंट स्कोर कम आता है। तो इसमें कैसे गौर करेंगे? मतलब फर्स्ट पार्ट में कम वर्ड्स कैसे लिखें? जी, बड़ा अहम क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। ये पूछ रहे हैं कि अगर टास्क 1 में टाइम ज़्यादा लग जाता है, वैसे तो जो अलाउड टाइम है वो 20 मिनट्स है मैक्सिमम। तो मैं इसीलिए अक्सर कहता हूँ कि आप चार्ट 1 जो आपका टास्क 1 होगा, यू शुड मेक श्योर कि आपका 15 से 20 मिनट में लाजमी कंप्लीट हो जाए, ठीक है? क्योंकि उसके लिए 150 वर्ड्स लिखने होते हैं मिनिमम। यू कैन एक्सीड टू 160 170 आल्सो। लेकिन अगर फिर भी टाइम ज़्यादा लग जाता है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मुश्किल होता है, तो टाइम मैनेजमेंट इसीलिए मैं कहता हूँ सीखें कि आपको पता हो कि मेरी टाइपिंग स्पीड कैसी है। अगर आपका टाइम ज़्यादा लग गया तो इसका मतलब ये है कि अब एक तो आप जो टास्क 1 है उसके थे ही 150 वर्ड्स, उसके जो थे मार्क्स भी कम थे एज कम्पेयर टू टास्क 2, क्योंकि टास्क 2 जो है वो लॉन्गर है, उसमें आपने ऐसे लिखना होता है। तो पीछे आपके पास बचेंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट। सो यू विल हैव टू बी वेरी क्विक, ये तो चीज़ कंफर्म्ड है। लेकिन उसके लिए आपने कुछ एहतियात करनी है। वो ये करनी है कि ऐसा ना हो कि आप जल्दी में स्टार्ट कर दें टास्क 2 फॉर द शॉर्टेज ऑफ टाइम और आपको प्रॉपर टास्क या टॉपिक समझ ही ना आए। ये गलती नहीं करनी है आपने। अगर आपने ये गलती की तो वो आपका जो कुछ भी टाइप कर रहे होंगे, जो कुछ भी लिखा हो, सारा गलत होगा। बेशक वो अंडरलाइन तो होने का तो नुकसान तो डेफिनेटली होता है, क्योंकि आपको 250 वर्ड्स लिखने होते हैं। अगर आप 250 की बजाय 200 वर्ड्स लिखेंगे या 220 लिखेंगे या अंडर 200 लिखेंगे तो उसके मार्क्स तो कटेंगे। लेकिन ये मेक श्योर कर लें कि जितने वर्ड्स लिखे हों वो ठीक हो, उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ऑफ द टॉपिक नहीं होना चाहिए, जो उसकी मेजर रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। 4 पैराग्राफ आपने बनाने हैं उसके ऐसे राइटिंग के, वो चारों पूरे हों। ऐसा ना हो कि आपने 2 या 3 पैराग्राफ लिखे हो, चौथा आपका मिसिंग हो, उसकी लेंथ कम कर दें। अगर आपको ये खर्चा है कि मेरे वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा, तो उसके लिए बेस्ट ये है कि पहला जो आपका पैराग्राफ होता है वो तो आपको पता है इंट्रोडक्शन प्लस ओवरव्यू होता है, वो तो होता ही छोटा सा है, 30-40 वर्ड्स का होता है, ठीक है? तो और आखिरी जो आपका होता है वो आपका होता है कॉन्क्लूजन भी तकरीबन 30-40 वर्ड्स मैक्सिमम 50 वर्ड्स का होता है। तो ये तो इतना टाइम वैसे भी नहीं लेते हैं। अब जो मिडिल वाला है, जो बीच में आपका जिसे कहते हैं बॉडी पैराग्राफ या आपका जो डिटेल्स वाले होते हैं, वो 2 या 3 पैराग्राफ होते हैं। तो उनकी आप इस तरह करें कि लेंथ थोड़ी थोड़ी कम कर। समझ आ रही है आपको? लेकिन ऐसा नहीं करना आपने कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब कोई मुश्किल आती है ना, जिस तरह वो कहते हैं ना कि मुश्किल में परेशान होना, वो जो परेशानी आपको है ना, वो मुश्किल से बड़ी मुसीबत बन जाती है आपके लिए, क्योंकि आपका माइंड जो है वो क्लैप्स कर जाता है। ये ना हो, इस चीज का खास ख्याल रखना है कि आपका कोई भी इस तरह का इशू बन गया, कोई मसला नहीं है, रिलैक्स रहें। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, 40 मिनट चाहिए थे लेकिन 30-35 मिनट तो अभी भी है ना, तो 6-7 मिनट की फर्क पड़ा है। तो आप फिर भी कंप्लीट कर सकते हैं, 250 वर्ड्स फिर भी क्रॉस कर सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि प्रॉपर एक जबरदस्त तरीके से पहले उसको देखें, टॉपिक को 2 दफा कम से कम टॉपिक को पढ़ लें। आफ्टर यू कैन से द मेकिंग श्योर कि क्या टॉपिक है, फिर उसके बाद स्टार्ट करें, जिस तरह प्रॉपर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? वक्ती तौर पे आप ये बोल जाए कि आपका टाइम शॉर्ट है या ये वो, ठीक है? स्टार्ट कर दें, फिर आस्ता आस्ता जो है वो टाइपिंग करना शुरू कर दें। लेकिन ये ज़हन में रखेंगे बहुत तेज टाइपिंग करेंगे, ये ना हो कि टाइपिंग मिस्टेक्स की वजह से आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक्स बेतहाशा हो जाए। जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि जब आपको कोई परेशानी आती है, उसमें मजीद अगर आप परेशान होंगे तो काम और सारा खराब हो। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो केयरफुल रहना है टिल द एंड ऑफ द यू कैन से टाइम।
तो फिर भी आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप क्लास में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो जस्ट ये समझे कि आप फाइनल एग्जाम में बैठे हुए हैं। क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स ये सोच रहे होते हैं कि ये लाइक क्लासरूम में फाइनल एग्जाम में मैं ये काम नहीं करूंगा, वहां पर आपने इससे डबल करने हैं फॉर द टाइम, आई मीन फॉर द टाइम प्रेशर, फॉर द वी कैन से एग्जाम प्रेशर। वहां पर आपसे ये सारी चीजें होंगी क्योंकि वो आपकी हैबिट बन चुकी होगी। तो आप कोई भी ऐसी चीज आप यहाँ क्लास के अंदर भी ना करें जो आपको फाइनल एग्जाम में हर्ट करे। समझ आ रही है आप? जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट एसे राइटिंग और टास्क 1 भी पूछ लीजिए। How many tenses can we use in essay? जी, very interesting question that how many how many tenses we can utilize in writing an essay। देखिए ये तो डिपेंड करता है कि आपको कौन से टेंस की जरूरत है। अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि अमूमन जो है वो आपको पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, ये तीन ऐसे हैं जो अमूमन आम तौर पे ज्यादा से ज्यादा यूज होते हैं। 70-80% तो होती ये यूज है। जहां तक ऐसे राइटिंग की बात है तो ऐसे राइटिंग में अमूमन ज्यादा होता ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ आ रही है? यूज कितने कर सकते हैं वो जितनों की जरूरत है आपको, ठीक है। लेकिन वो सारे तो ज़ाहिर है यूज ही नहीं होते, वो तो जिसकी जरूरत होगी उसको ही आपने करने हैं। तो अमूमन ये है कि अगर आपने वैसे अगर आप जो जनरल कोई बात कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, या कोई फैक्ट्स बयान कर रहे हैं या कोई आप एग्जांपल दे रहे हैं तो उसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। और कोई ऐसा कोई पास्ट इवेंट है जो पास्ट में वो हुआ है उसके लिए आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज करते जाएंगे। तो इसमें वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आपको जैसे मैंने बताया था कि आप सबसे पहले शुरू करें प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ये प्रॉपर आपकी ग्रिप पे हो जाए फिर आप बाकी टेंस की तरफ चले। वो है ही 20% यूटिलाइज होते हैं, वो इतना बड़ा इशू है ही कोई नहीं है उसका। ठीक है जी। आपको पूछना चाहता हूँ पंक्चुएशन लगाना भी जरूरी है? पंक्चुएशन लगाना बिल्कुल डेफिनेटली बहुत जरूरी है क्योंकि इससे मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, आप ये मैं मिसाल दे देता हूँ। आपको पता है कि कोई भी सेंटेंस कंप्लीट उस वक्त होता है व्हेन यू पुट द फुल स्टॉप। इफ यू फॉरगेट टू put the full stop after the sentence, so the other sentence which you are writing after that sentence, it also automatically becomes the part of the first, you can say the first sentence। वो सेपरेट कैसे होंगे? फुल स्टॉप से सेपरेट होंगे ना सेंटेंसेस। अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगाती या शायद आपने लगाया है पेज में लेकिन वो क्लिक नहीं हो सका प्रॉपरली तो वो रह गया, तो वो जो अगला सेंटेंस है ना वो भी पिछले के साथ मिक्स हो जाएगा। तो वो फिर ये भी इशू है। फिर जहाँ पर कोमा आता है वहाँ पर कोमा लगाना चाहिए आप। तो जहाँ पर पैराग्राफ चेंज करना है वो चेंज करेंगे आप। तो पंक्चुएशन जरूरी है, पंक्चुएशन के बगैर तो फिर और कर लेंगे। लेकिन बाकी पंक्चुएशन में जैसे इन्वर्टेड कॉमा हो गए, कॉलन हो गया, वो सब फिर डिफरेंट टाइप के फीचर है। वो बहुत ज्यादा यूज नहीं, वैसे भी नहीं होते, ज्यादा होते ही कोमा यूज होता है या फुल स्टॉप यूज होता है। जो बाकी जो चीजें हैं वो भी आप एक दिन में सीख लेते हैं, वो एक पेज की ही है, ठीक है। वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह, उसको होकर मैं आपको दे दूंगा लेक्चर भी। वो बहुत इजी है, वो आप एक दिन में भी सीख सकते हैं। वो इतने यूज भी नहीं होते। वैसे भी मैं आपको बता दूंगी जो इन्वर्टेड कोमास है वो तो सिर्फ उस वक्त यूज होते हैं जब आप किसी की वर्डिंग को 100% आप कोट कर रहे हो। किसी के वर्ड्स हैं वो 100% आप कोट करें तब आपको इन्वर्टेड कोमास की जरूरत है। अदरवाइज आप खुद भी देख सकती हैं सैंपल एसेज ये आपके नोट्स में भी है, वहां पर तो फुल स्टॉप ही यूज हो रहे हैं, इतने ज्यादा तो यूज ही नहीं हो रहे। तो फुल स्टॉप का आपने खास ख्याल रखना है और सेंटेंसेस का देखना है कि एक सेंटेंस जब कंप्लीट हो, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू पुट द फुल स्टॉप आफ्टर ईच सेंटेंस। जी, आप पूछना चाहेंगे? सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि ऐसे अब हमारे पास हर टॉपिक के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती जी। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें मतलब हर इंसान का उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो अगर वैसे टॉपिक आ जाएंगे जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन ना हो, मिसाल दे सकती हैं कोई भी ऐसा टॉपिक जिसमें आप सोचती हो कि आपकी लाइन की तरह आपको ही नहीं उसके बारे में? फॉर एग्जाम्पल जैसे वो मैं सुबह देखती थी वो एजुकेशन के बारे में, जो यूके की एजुकेशन है उसके बारे में क्वेश्चन था कि वो उधर फ्री एजुकेशन है। अब हमें इस बारे में नहीं पता, लेकिन वो अगर हमारे में ये ऐसे याद आता है कि वहाँ की एजुकेशन जो है वो सही है या उसके बारे में आप क्या जानते हैं, तो हम उस पर कैसे? आपको वो बता दें कि फ्री एजुकेशन है लेकिन आपको नहीं पता कि फ्री है। जी, अब तो पता चल गया फ्री है। नहीं लेकिन हम 50 वर्ड्स थोड़ा नहीं 150 वर्ड्स में कैसे पहुंच सकते हैं? अच्छा, इनका सिंपल क्वेश्चन ये है कि अगर कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जिसके बारे में आपका नॉलेज बहुत कम है, आपको इतना नहीं पता उसके बारे में,
वैसे तो मैं इसमें दो चीजें बताऊंगा। एक तो चीज ये है कि आपका जो ये जो आइट्स का टेस्ट है ये बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है। आपकी लैंग्वेज जो होती है वो चेक होगी, आपका नॉलेज बेसिकली वो ज्यादा मैटर नहीं करता। समझ आ रही है? नॉलेज के नंबर नहीं है। आपकी मैं मिसाल देता हूँ, राइटिंग है जिस तरह मिसाल के तौर पर आप जो हमें पूछ भी ऐसे कर रही हैं, चार चीजें आपकी चेक होती हैं आइट्स की जो हमें होती है राइटिंग। सबसे पहली वोकैबुलरी। वोकैबुलरी से मीन्स क्या होता है कि लाइक जो द वर्ड्स अल्फाज वो आपके में देखेंगे कि वो आपके किस लेवल के हैं, बेसिक के हैं या एडवांस लेवल के हैं या अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है। दूसरी चीज ग्रामर जो आपकी चेक होनी है, सेंटेंसेस ग्रामेटिकली ठीक है या गलत है। तीसरी चीज होगी टास्क अचीवमेंट, यानी नंबर ऑफ वर्ड्स आपके पूरे हुए, 150 वर्ड्स फॉर टास्क 1 एंड 250 वर्ड्स फॉर टास्क 2, वो पूरे कर रहे हैं आप। उसके अलावा जो चौथी चीज है वो होती है कोहेरेंस एंड कोहेरेंस। कोहेरेंस एंड कोहेरेंस से मुराद ये है कि आप जो कुछ भी लिख रही हैं क्या वो रेलिवेंट लिख रही हैं, सीक्वेंस में लिख रही हैं, ऑफ द टॉपिक तो नहीं जा रही, यानी टॉपिक कोई और है, आपको चोर कहानियां सुना रही है तो उसके नंबर कटते हैं। ये चार से चेक होते हैं। इसमें कोई नॉलेज का मामला नहीं है, लेकिन इसमें ये ज़हन रखिए कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मुझे बिल्कुल पता नहीं है। अगर आपके पास किसी भी टॉपिक का 5% भी नॉलेज है, आप फिर भी बहुत अच्छे मार्क्स ले सकती हैं। इन चीजों का खास ख्याल रखिए। अगर आपके पास वोकैबुलरी अच्छी है, आप जो था सेंटेंसेस ग्रामेटिकली आपके ठीक है, उसके अलावा लेंथ आपने पूरी कर दी ऐसे की, और उसके अलावा जितना नॉलेज है आपके पास 5% है, इवन 10% है, तो वो आपने यूटिलाइज करते हुए आपने अच्छे तरीके से उसको एक्सप्रेस कर दिया, उसको आपने वहाँ डिस्क्राइब कर दिया, तो उससे आपके नंबर नहीं कटेंगे। समझ आ रही है आपको? तो जनरल नॉलेज तो सबको होना चाहिए। वैसे मैं इसलिए अक्सर ये कहता हूँ कि आप अपने आप को थोड़ा सा प्रोडक्टिव किस्म की जो एक्टिविटीज है ना उसमें इंगेज करें, यानी अपने आप को मीडिया के साथ टच करें। देखिए दुनिया में क्या हो आजकल, जो तो मोस्ट बर्निंग टॉपिक क्या है, उसके अलावा कौन सी चीजें जो डिस्कस हो रही हैं, क्या डेवलपमेंट्स आ रही हैं।